नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अगर बात करें तो दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद में जाकर उसे भी जरूर देखना। तो इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं गजनी वंश कैसे उदय हुआ, गजनी वंश कैसे आया। उसके बाद देखते हैं इसके महत्वपूर्ण आक्रमण कौन से थे, फिर देखेंगे इसने आक्रमण क्यों किए, उसके दरबार में कौन कौन थे, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं गजनी वंश आया कैसे। तो जो सामानियों का शासन था, सामानियों का शासन कहाँ पे था? खुरासान। खुरासान और जो आज का ईरान है, ईरान, खुरासान और ईरान का जो क्षेत्र है वहां पर एक सामानी वंश था, उसका शासन चल रहा था। ठीक है, और इस सामानी वंश जो है लगातार युद्ध करता रहता था। किससे? गैर मुस्लिम तुर्कियों से। गैर मुस्लिम तुर्की, गैर मुस्लिम तुर्कियों से जो है लगातार युद्ध करता रहता था ये सामानी वंश। और इसी युद्ध के कारण जो लगातार युद्ध कर रहे थे, एक नए प्रकार के सैनिक या कह लीजिए सैनिकों का एक अलग वर्ग तैयार हुआ जिसे कहा गया गाजी। गाजी कौन थे? गैर मुस्लिम तुर्कियों से युद्ध करने वाले विशेष प्रकार के सैनिक या विशेष सैनिक, विशेष वर्ग के सैनिक, जो कौन से वंश से संबंधित थे? सामानियों से। और इसी गाजी वंश से एक व्यक्ति था अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन। अलप्तगीन ने 932 एडी में, ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में नहीं, 932 एडी में एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है गजनी वंश। यहां से गजनी वंश की स्थापना होती है। अलप्तगीन की मृत्यु होती है 977 ईसा पूर्व में, 977 ईस्वी में, सॉरी, एडी में, 977 एडी में इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद में शासक कौन बनता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन कौन था? इसका दामाद और गुलाम था। ठीक है, दामाद प्लस गुलाम, दामाद और इसका गुलाम था सुबुक्तगीन, वो बनता है शासक। अब सुबुक्तगीन ने ही रायता फैलाया मुस्लिम जो महमूद गजनवी था उसके शासक बनने का, नहीं तो महमूद गजनवी शासक नहीं बनता और बाद पर आक्रमण भी नहीं करता। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है 997 एडी में, ईस्वी में, ठीक है, 997 एडी ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। जब ये मरता है तो कह के जाता है कि मेरे बाद में शासक कौन बनेगा? इस्माइल। मेरे बाद में इस्माइल शासक बनेगा, महमूद गजनवी शासक नहीं बनेगा। महमूद गजनवी को आ गया गुस्सा, तो महमूद गजनवी, यहाँ पे छोट में लिख देता हूं मैं, महमूद गजनवी जो है वो आक्रमण करता है या युद्ध करता है इस्माइल के साथ में अबू अल मुजफ्फर की सहायता से। अबू अल मुजफ्फर, अबू अल मुजफ्फर की सहायता से आक्रमण करता है और युद्ध लड़ता है। कौन सा? बैटल ऑफ गजनी। बैटल ऑफ गजनी लड़ता है अबू अल मुजफ्फर की सहायता से और जीतता है, और गजनी वंश का अगला शासक बनता है कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, यहां से गजनवी वंश जो है एक मुख्य शासक मिलता है इसको। ये स्थापना की इसने, अलप्तगीन ने, थोड़ा सुदृढ़ बनाया इसने। और जो है मुख्य शासक कौन था या प्रमुख शासक कौन था इसका? महमूद गजनवी। अब गजनवी, महमूद गजनवी इसका शासक तो बन गया। अब इसके सामने कई चुनौतियां थी। पहली तो ये कि अब सामान्य वंश जो था, जब ये गजनवी वंश की स्थापना की इसने, तब तक सामान्य वंश का जो पतन हो चुका था। ठीक है, खत्म हो गया था सामान्य वंश। अब छोटे छोटे वंश यहाँ पे आ गए थे। अब इसके सामने क्या चुनौती? गजनी वंश के सामने जो छोटे छोटे वंश बाकी बने, सामान्य वंश थे, सामान्य साम्राज्य से, एक तो उनसे निपटना, उनसे डील करना, ठीक है, वो गजनी वंश पर आक्रमण ना कर दे। दूसरा कौन सा चुनौती थी? ये गैर मुस्लिम तुर्की। ठीक है, गैर मुस्लिम तुर्की गजनी वंश पर शासन कर जो है आक्रमण कर सकते थे, हरा सकते थे। बाकी के जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य बने किससे? सामान्य साम्राज्य से, वो भी इस पर आक्रमण कर सकते थे। इस सामने चुनौती क्या थी? पहला तो अपने साम्राज्य को जो है शक्तिशाली बनाना। शक्तिशाली बनाना, शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए था? शक्तिशाली बनाने के लिए इसे चाहिए थे सैनिक, और उन सैनिकों के लिए हथियार, लगातार उन्हें वेतन देना। अब इसके लिए कुल मिला के बात ये से पैसे चाहिए थे, सैनिक चाहिए थे, बहुत सारे सैनिक इसे इकट्ठा करने थे, उनके लिए हथियार भी चाहिए थे, उनके तनख्वाह भी देनी होती थी। ठीक है, तो इसलिए पैसे चाहिए थी। तो इसने एक ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहा जहां पर कोई केंद्रीय सत्ता ना हो, मतलब कोई बहुत बड़ी सत्ता ना हो, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य ना हो, छोटे छोटे राज्य हो, उनके पास पैसा भी बहुत हो। इसके लिए सबसे अच्छा कौन सा था? भारत। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप सबसे अच्छा था इसके लिए। यहाँ पर जो मंदिर थे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा, मतलब कि ये मान लीजिए एक बात, जो बड़ा राजा है वो शर्मा भी जाए। ठीक है, इतना ज्यादा पैसा था मंदिरों के पास में, मंदिरों के पास अथाह संपत्ति थी। तो इसने फैसला किया कि अब मंदिरों पर आक्रमण करेंगे और पैसा लूटेंगे, और पैसा इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में, शक्तिशाली बनाने में और सैनिकों को इकट्ठा करने में। तो इसने आक्रमण किया भारत पर।
बात पर पहला आक्रमण था इसका 1001 ईस्वी में एडी में पेशावर पर इसने आक्रमण किया, जीता। मुख्य मुख्य आक्रमण मैं आपको बता रहा हूं। 1018 एडी में इसने आक्रमण किया कन्नौज पे, ठीक है। कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए निकला था, लेकिन साथ ही साथ मथुरा को भी लपेट लिया इसने मथुरा को भी जीता। वहां पर काफी मंदिर थे, मैंने बताया आपको मंदिरों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, वैसे पैसा ही चाहिए था ले दे के। तो इसने मथुरा को लूटा। यहां से इसकी एक उपाधि आती है बुद्ध किशन मूर्ति भंजक। बुद्ध किशन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी अभी इसने मूर्तियां तोड़ी। इसकी दुश्मनी हिंदुओं से नहीं थी, ठीक है। जो बुद्ध किशन की इसने उपाधि ली है मूर्तियां तोड़ने वाला, इसकी दुश्मनी हिंदुओं से नहीं थी। मुस्लिम धर्म में जो है, जो ईश्वर है, अल्लाह है ना, उसका कोई रूप नहीं है। यानी कि मुस्लिम जो है किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, इनके धर्म में ये चीज है। तो ये मूर्तियों का सम्मान क्यों करेगा, किसी दूसरे धर्म का सम्मान क्यों करेगा? एक राजा वो आया ही पैसे के लिए है मंदिरों में, वो मूर्ति को तोड़ेगा ही, ठीक है। तो इसने बुद्ध किशन की उपाधि इसी यहाँ पे मिलती है। खुद को बुद्ध किशन कहते हुए ये जाता है अपने साम्राज्य में, गजनी में। अब इसका एक और आक्रमण था 1025 ईस्वी में। 1025 एडी में इसका आक्रमण कहां पे था ईस्वी में? सोमनाथ पर। सोमनाथ जो आज का सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया और यहां से इसने बहुत सारा पैसा लूटा, ठीक है। 16वां आक्रमण था इसका सोमनाथ पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16। जब ये पैसा लूट के जा रहा था तो जाट जो थे, ठीक है, गुजरात में जाट जो एक जाति थी, जनजाति, उसने इस पर आक्रमण किया, इसके काफिले पर आक्रमण किया। जो पैसा लूट के लिए जा रहा था ये अंततः पूरा भारत लूट लिया था इसने, ठीक है। जम्मू कश्मीर से शुरू किया, मथुरा तक गया, सोमनाथ मंदिर पर आया, आक्रमण किया। जब ये वापस आ रहा था तो जाटों ने इस पर हमला किया, इसके काफिले पर, कुछ पैसा लूट लिया। उसका 17वां जो अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में एडी में, वो अंतिम आक्रमण इन्हीं के विरुद्ध था, ठीक है। जाटों के विरुद्ध इसने अभियान चलाया था कि इनको खत्म कर देना। जाते वक्त इन्होंने जो है इसको नुकसान पहुंचाया था, तो अंतिम आक्रमण इन्हीं के विरुद्ध था। तो अंत में 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। ये कहानी है महमूद गजनवी की। सामानी वंश का शासन था खुरासान ईरान पर। गैस मुस्लिम तुर्कों के विरुद्ध ये आक्रमण करते थे। एक सैनिकों का एक समूह आया, गाजी अलपगी ने इसकी स्थापना की थी, गजनी वंश की। पूरा मैंने आपको बता दिया। और 30 अप्रैल 1030 को इसकी होती है मृत्यु। तो महमूद गजनवी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। आप देखते हैं इसके दरबार में कौन कौन थे। इसके दरबार में मेन थे तो फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी ने बुक लिखी थी शाहनामा। इसके दरबार में और कौन था? एक था अलबरूनी, ये मेन था। अलबरूनी ने कौन सी लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद। अब इसने इस बुक में, एक ही बुक है, ठीक है, नाम दो है, मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और एक ही बुक थी, दो नाम है, तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद। इस बुक में इसने हिंदुओं की सामाजिक स्थिति को बताया, यानी कि हिंदू जो थे भारतीय उपमहाद्वीप में, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे थी, समाज कैसे चलता था, इसने इस बुक में ये बताया है। कोई राजनीतिक स्थिति के बारे में नहीं बताया, ठीक है। कोई भी राजनीतिक स्थिति के बारे में नहीं बताया कि राजा कैसे शासन करता था, समाज में कैसे व्यवस्थाएं चलती थी। इसने समाज के बारे में बताया, बेसिकली हिंदुओं के समाज कैसा था और उनमें क्या क्या प्रथाएं थी, इसके बारे में। और कुतुबी और फारूकी भी थे, इसके दरबार में ये मेन जो इतिहासकार और दरबारी थे। तो ये था महमूद गजनवी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।